जब 23% जनसंख्या अल्पसंख्यकों की हुआ करती थी, आज मात्र 3 से 4% हो चुकी है। बांग्लादेश में 1964 से 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न के चलते बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। मतलब हर रोज 632 हिंदुओं को अपनी जान और आबरू बचाने के लिए पलायन करना पड़ा। और आज शोएब अख्तर ने भी बोल ही दिया है कि हिंदू स्पिनर, हमें क्रिकेट बहुत पसंद है, हिंदू खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम के थे दानिश कनेरिया, उनके साथ हुआ भेदभाव, वो भेदभाव का थे शिकार। पर भारत का विपक्ष करे इस हकीकत से अब भी इनकार। देश फूंकने के लिए तो यह विपक्ष है तैयार, पर महक जिसका जबरन धर्मांतरण करवाया गया, अब फातिमा उसे बना दिया गया है। ऐसे पीड़ितों के लिए नागरिकता देने पर मचाए यही विपक्ष हाहाकार। पाकिस्तान में हिंदुओं से बेरहमी पर बेदर्द क्यों है विपक्ष? राहुल गांधी के समर्थक चाहते हैं कि दानिश कनेरिया और महक केसवानी के उत्पीड़न करने वालों को नागरिकता मिले, इसलिए अब ऊल जलूल बातें भी करने लगे हैं। नागरिकता के मुद्दे पर सुनिए आप खुद ही कि राहुल गांधी क्या ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए। नागरिकता मिले, इसलिए अब ऊल जलूल बातें भी करने लगे हैं। नागरिकता के मुद्दे पर सुनिए आप खुद ही कि राहुल गांधी क्या ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए। देश में नागरिकता कानून की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की थी कि ये कानून लागू न हो और इसके लिए पूरे देश में आग लगाई गई। पहले मुस्लिमों को डराया गया और अब कांग्रेस एनपीआर के खिलाफ गरीबों को डराने के एजेंडे में जुट गई है। और इसकी शुरुआत कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कर दी है। उनका बेतुका बयान सुनिए और समझिए कि किस तरह से भारत की समझदार जनता को बरगलाने की साजिश की जा रही है। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को। यह भी बिल्कुल वही चीज है। जाइए, अफसर के पास जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकालकर उन्हीं 15 लोगों के जेब में जाएंगे। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने नागरिकता कानून के खिलाफ देश में करोड़ों की संपत्ति को आग में झोंक दिया और इसे मुस्लिम विरोधी बनाने पर अड़ी है। लेकिन पाकिस्तान से आई एक सच्चाई उनके दुष्प्रचार को एक्सपोज कर देगी। मैंने अपने करियर में मेरा जो झगड़ा 2-3 बंदों से जब हुआ, जब उन्होंने इस बेस पे बात की, लसानी पे बात की, कराची और पंजाब और पेशावर के बात की, तो मुझे बहुत गर्मी आती थी। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान। और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का यह खुलासा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बेरहमी का सबसे बड़ा सबूत है। यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक। ठीक है, मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे मुल्क को अगर 6 आउट दे रहे, नाम मेरा चल गया इंग्लैंड सीरीज में, जिताई तो समी और उसने दानिश ने जिताई थी सीरीज। ठीक, मैं तब भी बात मैंने यही की थी, तब भी मैं दानिश ना होता और समी पहले टेस्ट मैच में आउट ना करता। मैंने तो 4 ही किए थे ना, आखिरी इनिंग्स में 4 ही किए थे। वो तो कैसा हो रहा है मेरा, वो बन गया, सिस्टम बन गया। बॉलिंग सभी ने अच्छी की थी, ठीक हो गया। और बड़े बैट्समैन को वो लेके गया था। आप जो बात कर रहे हैं, नीचे से आउट किया था ना। अब लाहौर में जब पहुंचे, अब वो स्लो रन की वजह से अजीब सी और सी बॉलिंग थी, स्लो रन की वजह से वो साइड डाटा करके आउट होना शुरू हो गए। लेकिन पहले इनिंग्स में तो किया तो दानिश ने था। ठीक है, अब उसको क्रेडिट नहीं दे रहा था, उस तरह से ट्रीट किया तो मुझे उससे बड़ी गर्मी आती। पाकिस्तान में शानदार क्रिकेटर दानिश कनेरिया को क्रिकेटर की हैसियत से नहीं बल्कि एक अल्पसंख्यक हिंदू होने की वजह से देखा जा रहा था और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। सिर्फ दानिश कनेरिया ही नहीं, महक जैसी तमाम पीड़ित महिलाएं हैं जिन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनका जीना मुहाल कर दिया गया।
इसी मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है, जिस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से बर्ताव हो रहा है, क्या ये सच जानने के बाद भी कांग्रेस उनका समर्थन करेगी? अब जवाब कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को देना है, क्योंकि देश अब समझ रहा है कि पूरा विरोध नागरिकता कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि मोदी विरोध के नाम पर एक तरह की लामबंदी की जा रही है। और इसमें वो लोग सक्रिय हैं जिनके लिए देश हित से ज्यादा अहम है पार्टी और अपना एजेंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है राहुल का ज्ञान या राहुल का ज्ञान का अभाव, और सवाल है कि नागरिकता पर झूठ फैलाए और दंगाइयों को सच्चा बताए। आज का पहला मुद्दा हमारा यही है कि नागरिकता कानून पर राहुल गांधी का आलू लॉजिक। और आलू लॉजिक क्या है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पर यह आपको समझा दूं कि देश का सबसे बोल्ड और लोकतांत्रिक बहस का शो राइट या रॉन्ग है। मैं पहले ही अपनी सोच बता देता हूं कि मैं राइट हूं, मैं ऐसा सोचता हूं। अगर आपको लगता है मैं रॉन्ग हूं तो वोट कीजिए। और यहां पे कुछ मेहमान भी है मेरे साथ जो साबित करने की कोशिश करेंगे कि मैं रॉन्ग हूं। पर आज सवाल क्या है राहुल गांधी के लिए, मैं अपने मेहमानों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं। राहुल गांधी के लिए एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नोटबंदी की तरह है। राहुल जी जिनके लिए आलू से सोना पैदा होने वाली मशीन वो जो देखते हैं, राहुल गांधी जिनके लिए एस्केप वेलोसिटी की बात जो करते हैं, वही राहुल गांधी के लिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून आपने पढ़ा है? क्या आपको मालूम है कि एनपीआर जिसे नोटबंदी बता रहे हैं, इस प्रक्रिया को शुरू किया आप ही की सरकार ने 2010 में? क्या राहुल गांधी को पता है कि जो उन्होंने कल प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि वो झूठे हैं, दरअसल डिटेंशन सेंटर तो आप ही की सरकार ने शुरू किया था? पर अब राहुल गांधी को समझाने में और उनके दोहरे मापदंड को ठीक करने में मुझे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, इसलिए मैं अपने मेहमानों का परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ कौन मेहमान है जो इस सवाल का जवाब देंगे कि कांग्रेस कंफ्यूज है या कांग्रेस दरअसल कुछ और कर रही है। कांग्रेस मुस्लिमों को भड़का रही थी और अब गरीबों को भड़काना चाहती है, सुलगाना चाहती है। मेरे साथ है जाने माने पत्रकार, जाने माने कॉमेंटेटर, टीवी प्रेजेंटर, कितना परिचय दूं कम ही होगा। मेरे साथ है तारिक फतेह साहब जो पाकिस्तान की असलियत को सबसे ज्यादा और बखूबी जानते हैं। और तारिक फतेह साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं बाकी के मेहमानों का भी परिचय करा देना चाहता हूं। रोहित चहल बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता है मेरे साथ है इलियास शराफुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर, होपफुली शराफत से पेश आएंगे, ये हम हमेशा उम्मीद लगाते हैं। प्रशांत पटेल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ है शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। मेरे साथ है इफ्रा जहां जो है राजनीतिक विश्लेषक, जो कांग्रेस और विपक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है। और मेरे साथ सैयद अब्बास भी जुड़ने वाले हैं। पर सबसे पहला सवाल तारिक फतेह, आपने सुना शोएब अख्तर भी कह रहे हैं कि हिंदू दानिश कनेरिया हुआ भेदभाव का शिकार, पर यहां पर विपक्ष उसी नागरिकता कानून पर अब भी मचा रहा है हाहाकार। वो कह रहा है कि दानिश कनेरिया और महक केशवानी के ऑपरेसर्स को आप नागरिकता दीजिए। आपके समझ के बाहर है ये बात, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं पाकिस्तान में हालात क्या हैं हिंदुओं के। मैं 1955 से जब मैं स्कूल में गया तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि हिंदू जो है वो पलीत लोग होते हैं। पलीत होते हैं, उनका बर्तन नहीं टच करना आपने। हमारे घरों में या मोहल्ले में जहां हम रहते थे वहां मोस्टली आपके यूपी या बिहार के जो महाजिर हैं वो आके ठहरे हुए थे, क्योंकि आम सिंध के अंदर हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था। उनकी तो बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। लेकिन गिलास अलग होता था, प्लेट अलग होती थी। घर में आने के लिए कदम रखने पे फिर अगर वो जाए तो वो घर के सहन धोया जाया करता था कि ये हिंदू आया, ये नापाक हो गई ये जगह। तो किनारिया दानिश का जो इशू है जी बोलिए। दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। और इसी बात का जिक्र शोएब अख्तर ने भी किया कि जी बिल्कुल, जब बहुत वो बहादुर आदमी है हाँ। शोएब अख्तर, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट। यहाँ के अख्तर से ज्यादा बहादुर है शोएब। अरे नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक अख्तर के बारे में नहीं बोल रहा। तारिक फतेह आप क्यों मुस्कुरा रहे इतना? आपके मन में क्या आया? कुछ नहीं साहब। अच्छा, पर इलियास शराफुद्दीन चाहते हैं कि जो दानिश कनेरिया के उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, जो महक केशवानी को जबरन फातिमा बनाने वाले लोग हैं, अगर उनको नागरिकता संशोधन बिल में नागरिकता ना मिले तो देश जो है सेक्युलर नहीं रहा।
पूछो इलियास शरफुद्दीन से, इलियास शरफुद्दीन बोलेंगे। नहीं, इलियास शरफुद्दीन ये आप ही का क्यों है, बोलिए। इलियास शरफुद्दीन क्या चाहते हैं, मेरे मुंह में जबान में बात डाल के दलालों से मत पूछो आरएसएस के। सर ये पहले तो ये है कि सबको यहाँ पे अच्छा खासा सुनाई देता है, ऊपर वाले की कृपा है सब पर। प्रेसिडेंट कोविंद को मंदिर से धकेला ना जाए जैसा दलित है बोल के। इस्लाम में जातिवाद नहीं है, इस्लाम में दलित ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रेसिडेंट कोविंद उनकी बीवी को कैसी बात कर रहे हैं आप? मंदिर में ढकेल दिया गया। अशरफी मुसलमान होना चाहते हैं, सैयद और नॉन सैयद साफ चाहते हैं दानिश कनेरिया हो। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं मौलाना साहब? आरएसएस के दलाला समझ जाइए। सैयद तो ज़कात नहीं ले सकता नॉन सैयद से। बोल रहे हैं आपकी तरह झूठ बोल रहे हैं आप। बेचे नहीं ईमान को, आपकी तरह हम आरएसएस के दलाल नहीं है। अरे एक सेकंड इलियास शराफुद्दीन, मैंने आपको हमेशा से बात कर रहे हैं। इलियास शराफुद्दीन की आवाज आपकी आवाज तब तक हम नहीं ऊंची कर सकते जब तक आप तमीज से और पार्लियामेंट्री तरीके से नहीं बोलेंगे। मेरे यहाँ पे सभी मेहमान बहुत सम्मानित है और खासकर तारिक फतेह, और अगर आपने इस तरीके की बातें कंटिन्यू की तो इलियास शराफुद्दीन मुझे कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये इस्लाम में इस तरीके की बातें करना सिखाया नहीं जाता है। मैं इनके पास नहीं जाना चाहता हूं। सैयद अब्बास, उम्मीद है कि आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, पर सैयद अब्बास मुझे समझाइए, दानिश कनेरिया का जो एक तरीके से सच है वो वहां के पाकिस्तानी हिंदुओं का सच है, पर यहां पर कांग्रेस कर रही है बार बार इनकार। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को, बांग्लादेश के मुसलमानों को नहीं मिला तो ये कानून जो है बिल्कुल सांप्रदायिक कानून है, कम्युनल कानून है, मुसलमानों के साथ भेदभाव है। सैयद अब्बास, मुझे जी सैयद अब्बास आवाज पहुंच। सुनिए जनाब मुझे बात। जी बोलिए। जवाब तो देने का मौका दीजिए महाशय। जी बोलिए सर। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो हम देखते हैं 18% थे मिनॉरिटीज, 18 से 2 से 3 हो गए। तो पाकिस्तान जो हमें जुमला देती है वो बिल्कुल गलत है। जहां के हिंदुओं का सबसे ज्यादा घृणा हुई है पाकिस्तान में। दानिश कनेरिया के साथ जो हुआ, उनके साथ न कोई नाश्ता करता था न खाना खाता था, ये बहुत ही गलत बात है। उसी के साथ साथ यूसुफ योहाना को जो कन्वर्ट किया गया, सर ये सब मुझे पता है, ये भी सरासर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनिए ना सर। पाकिस्तान या इमरान खान कोई हमारे ये नहीं होते कि हमें कोई सबक सिखाए। सैयद, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का बस चले तो वो नागरिकता कानून ऐसा लाए जहां पर दानिश कनेरिया को तो छोड़ दीजिए, मैं केसवानी को छोड़ दीजिए, दानिश कनेरिया के उत्पीड़न करने वाले को नागरिकता मिलेगी। वो चाहते हैं कि इसमें जो वहां का बहुसंख्यक समाज है उसको भी शामिल किया जाए। अरे वो तो वही लोग हैं जो इन पे उत्पीड़न कर रहे हैं ना। तो आप लॉजिक समझ रहे हैं या आप भी राहुल के आलू लॉजिक में फंसे हुए हैं? जी अगर आप मुझे ये सवाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पूछ रहे हैं तो वो मुझे हर तरीके से गलत है। रिलीजन के हिसाब से सिटीजनशिप देना इजराइल का काम है, भारत का नहीं। भारत का संविधान सेक्युलर है। इजराइल का हालत से भैया, इजराइल की 20% आबादी मुसलमान है, सबसे गलत है। क्योंकि भाई एक बात सुन लो पहले, इजराइल की 20% आबादी मुसलमान है। क्या बात कर रहे हैं आप? पता है नहीं, बोले जाते हैं आप लोग सबके सामने। हिंदुस्तान की जो इमेज है खराब करते हैं, मुसलमानों के लिए जिंदगी खराब कर रहे हैं आप। तारिक साहब, मैं ये पूछ रहा इफ्रा जहां, अगर इजराइल बन जाएंगे तो क्या मनमोहन सिंह ने 2003 में इजराइल बनाने की वकालत की थी? मुसलमानों के बारे में आपके पास आ रहा हूं, कम बोले उतना अच्छा है। ठीक है सैयद, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा ढकोसला आदमी मुसलमानों के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। आप काले धब्बे हो मुसलमान के नाम पे, तो आप बेहतर है कि मुसलमानों के बारे में बात ही ना करें। सच देखते, आईना देखते ही डर लग जाता है। मुसलमान नहीं बनाता, पहले मुसलम ईमान हासिल कीजिए। अरे भैया सच बोलना सीखो, आप सच बोलो पहले। आप जानते भी कुछ हो, आपको पता है फुरवे दिन क्या है।
उसूल दिन का कुछ क्या है? नहीं जानता। चुल्लुबत पानी में डूब के मर जाइए आप। देखो, आपको कोई सैयद अब्बास मुझे देखिए एक सेकंड, मुझे ये तो पता था सैयद अब्बास यहाँ पे कांग्रेस के प्रॉक्सी स्पोक्सपर्सन बन के आते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि अल्लाह मियां ने खुद ने इनको नियुक्त किया है कि ये बने स्पोक्सपर्सन उनके और बताए कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। मैं एक सेकंड सैयद अब्बास, सैयद अब्बास, आपको ये अगर आपके व्यक्तिगत हमले खत्म हो गए हो तो मैं लॉजिक की बात कर सकता हूँ या आप भी राहुल गांधी के लॉजिक पे ही चलते रहेंगे? मोदी, अमित शाह, चलिए, मुझे लगता है कि आज सब लोगों ने ठान ली है कि वो व्यक्तिगत हमले करेंगे, कोई लॉजिक वाली बात नहीं करना चाहता। इतना जहां समझ गए, इतना जहां एक सेकंड सैयद अब्बास तलवार से न गोलियों की बौछार से, हम सिर्फ डरते हैं परवरदिगार से। ये अंगूठी तो दिखाएं भाई, बहुत मजेदार। अब पता नहीं ये इस्लामिक तरीका है कि नहीं है, पर बहरहाल इफ्रा जहां जहन्नुम का अगर डर करो। अरे भैया सोना महंगा तरफ फतेह। देखो इफ्रा जहां मुझे एक बात बताइए, अगर इजराइल बनाने की कोशिश हो रही है भारत को, तो मनमोहन सिंह ने इजराइल बनाने की शुरुआत की। एक सेकंड, महात्मा गांधी ने इसको बनाने की शुरुआत की क्योंकि उन्होंने यही वकालत की, लेफ्ट ने भी यही वकालत की कि पाकिस्तान बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को मिले। और मैं दर्शकों को एक बहुत बड़ी चीज दिखाना चाहता हूं और इफ्रा जहां इसको पढ़कर स्थापित करेंगे कि मैं सच कह रहा हूं। इफ्रा जहां, मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल दे रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की। आपका कहना है, सैयद अब्बास का कहना है कि जो कांग्रेस बीजेपी कर रही है, इजराइल बन रहा है। यह है कांग्रेस का सच। कांग्रेस ने इसी बात की वकालत की थी और कांग्रेस ने 2007 में सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए संशोधन किया था नागरिकता एक्ट में। अब मुझे आप बताइए कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी इजराइल बना रही थी क्या? जी देखिए, ये पढ़ सकती है। अब मैं आपको अब जवाब ले लीजिए एक सेकेंड। बार बार हमें बोला, बार बार ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे हम लोग जो यहाँ पे हैं, लेफ्ट जो है वो दानिश कनेरिया जैसे लोगों को सिटीजनशिप देने के खिलाफ है। ये सरासर झूठ है। हम दानिश कनेरिया जैसे लोगों को सिटीजनशिप देने के बिल्कुल हक में है। कोई भी प्रोसिक्यूटेड हो, भारत जो है वो उसके दरवाजे उसके लिए खुले हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से क्या है? जब कांग्रेस ने उसको लाया था हमें तब प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमें पाकिस्तानी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है CAA प्लस NRC से। लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से क्या है? जब कांग्रेस ने उसको लाया था हमें तब प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमें पाकिस्तानी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है CAA प्लस NRC से, जैसा कि अमित शाह ने कहा। ठीक है तारिक साहब, इनको प्रॉब्लम रूल से नहीं है, रूलर से है। इनको प्रॉब्लम मोदी से है। बिल्कुल मतलब अगर मनमोहन सिंह बिल्कुल गलत। NRC अलग चीज है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था, मुझे NRC अलग तारिक फतेह साहब के जी, पास बोलिए। जब मैं जा रहा हूं, कोई इंटरप्ट नहीं करे। देखिए, तारिक नहीं, फतेह साहब, देखें। कांग्रेस CAA लाए तो वो सेक्युलर, कांग्रेस NRC करे तो कांग्रेस सेक्युलर, ने NRC कांग्रेस कब कराया? NPR करे कांग्रेस तो ने सेक्युलर। NRC कब कराया? आपको नहीं पता? नहीं, 2003 सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गया? 2011 में वाजपेयी की अमेंडमेंट थी। तारिक फतेह, एक सेकंड, तारिक फतेह को प्लीज, क्योंकि वो दूर से आए। तारिक फतेह 2011 में कांग्रेस ने कहा था NPR इज द फर्स्ट कदम ऑफ NRC। सर, कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरधर्ता थे उन्होंने कहा जी, खास तौर पे कि माइनॉरिटीज जो हैं बांग्लादेश और उधर की उनका मसला ये है कि जो चीज है नहीं जी, उसको इन्वेंट करके बहस करना, दिस इज अ वेरी डिसऑनेस्ट वे ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आपके सामने ये कानून है, हाँ, आपको अच्छा नहीं लगता, अगला इलेक्शन जीत के उस कानून को चेंज कर दीजिएगा। पर सर पहले तो उन्होंने ये कानून लाया। नहीं, मेरी एक प्रोसीजर होता है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जी, कि यू डोंट लाइक द लॉ, आप अपनी पार्टी इलेक्ट कर लीजिए, आपकी पार्टी हार जाएगी, लॉ रहेगा, आपकी पार्टी जीत गई, 400 वोट आ गए, राजीव गांधी टाइप की गवर्नमेंट आई, आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए। आपने तो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया एक औरत को 200 रुपए महीना सस्टेनेंस मिलने के लिए। तो वो पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलती है दो मुल्लाओं को प्लीज करने के लिए, वो आज लेफ्ट की बनी हुई है। मुझे आप ये बताइए कि कम्युनिस्ट पार्टी का यही काम रह गया कि वो यानी सबसे दकियानूसी, सबसे रिएक्शनरी, जब से सबवर्सिव मिडिवल थॉट जो है कि यूनिवर्सिटी का नाम हो अल्लाह अकबर, उसको सपोर्ट कर रही है इस नाम से कि वो यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी के बच्चे जहां 50% सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, वो कह रहे हैं सेकुलरिज्म चाहिए, और वो मिल्लत की बात कर रहे हैं। सर, मिल्लत मींस उम्मत की डिक्टेटरशिप, खिलाफत दिल्ली में बैठी हुई है, बात नहीं कर 60 साल से मुसलमान। अरे भैया, आपका पोल खोल दूंगा मैं, जाने दें, ये काम पे जो लगाया ये हराम है, आपने फतवा दिया था इस पे। मुसलमान ना हिंदुस्तानी तारीख पता। अरे भाई जाने दे भाई, छोड़ें,
कहीं आपको ऐसे छोड़े कहाँ आ गए? हिंदुस्तानी ना मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी राइट इसीलिए दिया है, एजुकेशन सेक्टर में नहीं पढ़े तो मुसलमान। किसके क्यों है? माइक्रोफोन ईजाद हो चुका है मौलाना, ये 12वीं सदी नहीं है, ये 21वीं है। किधर बैठेंगे? इट इज द 21st सेंचुरी, कौन-सी पार्टी? 12वीं नहीं है, औरंगजेब नहीं है यहाँ, तैमूर नहीं आ रहा तुम्हें बचाने। लगा देना, आग लगा देना, इलेक्शन होगा फिर फेंकी पड़ेगी। बच्चे नहीं भी पढ़े तो प्रॉब्लम है। अरे इलियास शराफुद्दीन, आप मुझे एक प्रावधान बता सकते हो जिससे कि किसी मुसलमान का, भारत के मुसलमान का अधिकार छिन रहा है? कोई एक प्रावधान बता दीजिए। CAA प्लस एक सेकेंड, आपका नाम इलियास कहां से हो गया? इलियास शराफुद्दीन 38 साल आर्मी में जो देकर आया, इंडियन मुस्लिम आर्मी ऑफिसर जिसने कारगिल पर झंडा लहराया टाइगर हिल पर, जिसने खूब पसीना किया, उसका राइट छीन के उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिए। तारिक बताओ, जैसे 1 करोड़ दलालों में वो आर्मी नायक मुसलमान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप किस मदरसे में पढ़े हैं सर? देवबंद में तो नहीं गए कहीं आप? पहले उसका राइट्स नहीं दे सक रहे, देवबंदी से निकले ना तालिबान। पसीना दे दिया कारगिल में। ना किस मदरसे में पढ़े? मैं भी तो जाके देखूं। मुसलमानों के चले इतनी गए, नफीस जबान बोल रहे हैं आप। चले गए, बैंक बैलेंस चले गया, रोड पे आ गए। अच्छा, एक आवाज को जरा बेस करिए, म्यूजिक अच्छी नहीं लग रही आपकी। सिर्फ सबको तबाह बहुत कर रहा है, ट्रबल है ये। सिर्फ मुसलमानों को नहीं। अरे हिंदू, भैया सिख, कान में ईसाई दर्द हो गया, को क्यों चीख रहे हो? चुप, आहिस्ते। अम्मा ने नहीं सिखाया था आराम से अरे बात भैया करना। सुन ले भैया, मरने से पहले नहीं तो कुत्ते की मौत मर के। बाप रे, अब मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। रोहित चहल, मुझे एक बात बताइए, रोहित चहल, क्या नागरिकता कानून पर राहुल गांधी कंफ्यूज है, आलू से सोना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या वो उन्होंने समझ लिया है कि पहले मुसलमान भड़काया, अब गरीबों को सुलगाओ, ये बोलकर कि ये नोटबंदी की तरह है? रोहित चहल। धन्यवाद शहजाद भाई। मुझे लगता है देखिए आपने बिल्कुल सर रहा, कंफ्यूज है राहुल गांधी क्योंकि फेल हो चुके हैं। और राहुल गांधी वही है कि देखिए उनके लिए ओसामा और ओबामा में अंतर करने का भी नहीं पता उन्हें क्या अंतर है। दूसरी बात देखिए, आज वो बात कर रहे हैं, आज एक आया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब मैं ये दिखाना चाहूंगा 2008-9 में होम मिनिस्ट्री एनुअल रिपोर्ट थी, पेज नंबर 149 के ऊपर, ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर आई थी। आप जूम करके दिखाइएगा। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, झूठ की दुकान चला रहा है डिटेंशन सेंटर को लेके। ये द हिंदू की रिपोर्ट है। अरे सुन लीजिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बड़े धैर्य सुन रहा था। देखिए सच तो बताने दीजिए ना, मैं बिल्कुल सुन रहा था। मैं भी आपको सच्ची बता रही हूँ। चिदम्बरम जी ने 2010 में 11 में बोला था कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी तो कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर कोई है ही नहीं हमारे देश में। अब एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए ना। जनता को सब बताइए, जनता को भड़काइए मत। चलिए आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। वाई यू इंटरप्टिंग हिम? अब उसके बाद अब सुन लीजिए, अब एनआरसी पे सुन लीजिए। देखिए अभी बहन पूछ रही थी एनआरसी के बारे में। नागरिकता कानून के अंदर 1955 को में क्लॉज 14A ऐड किया गया 3 दिसंबर 2004। उस समय किसकी सरकार थी? यूपी की। नोटिफाई किया गया 2009 के अंदर शेड्यूल 4A जोड़ा गया, जो एग्जैक्ट एनआरसी का प्रोविजन है। CAA प्लस एनआरसी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो मुझे लगता है एनआरसी भी कांग्रेस पार्टी लेके आई, ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी एनआरसी लेकर कांग्रेस पार्टी लेके आई। बोलने तो दें। डिटेंशन कैंप भी आपके कांग्रेस पार्टी ने बनाए। सर मैडम, मैं तो सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ, फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ गुमराह करिए, पढ़े, आप सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बता दीजिए 1% भी जो सीए है किस तरीके से मुस्लिम विरोधी है। 5 लोग मर गए। मैं बताऊं तारीख पता है जी। तो देखिए कि हिंदू की रिपोर्ट है, अरे हिंदू की रिपोर्ट है। एक सेकंड रोहित, 10 बात कीजिए। राहुल गांधी जी के मुंह पे तमाचा है ये। ठीक है, तारीख पता है। भैया ओसामा और ओबामा के बीच में अंतर नहीं पता। मैं एक बात बता दूं, ये जो परेशान हैं लोग, जामिया मिल्ली और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और कम्युनिस्ट पार्टी और इरफा और ये सब लोग, 10 लाख चीनी मुसलमान को नचा के सुअर का गोश्त खिलाया जा रहा है, उस पर इनको तकलीफ नहीं है। नंबर 2, आज अनाउंस हुआ है कि चाइना कुरान को रिवाइज करेगा। इंडिया का मुसलमान और जिहादी और अल कायदा और अल तालिबान और जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सैयद अमीर हैदर जैदी, ये तमाम लोग जो हैं, इनको जैसे पता ही नहीं चला। इन्होंने कहा अच्छा कुरान चेंज कर रहे हैं, चलो चीनी है वो तो पैसे दे देंगे इस मामले में, पैसे में बिका हो जाएगा, पाकिस्तान अपना अच्छा खासा चलता रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। द डुप्लिसिटी ऑफ द लेफ्ट विंग मुस्लिम इज हॉरिफिक, क्योंकि
वो सच नहीं फेस कर सकते। दे डोंट नो द फैक्ट्स, दे डोंट नो कि उन्होंने उनके दादा और नानों ने वोट दिया पाकिस्तान को। इसी दिल्ली और यूपी में 90% मोहम्मद अली जिन्ना को आज ये एक्टिंग करते हैं कि जामिया मिल्ली और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इनके ठेके में है। यू पुट जिन्ना's फोटो इन कायद-ए-आज़म ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड देन यू सिट बैक एंड से कि वी आर टॉकिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी तो खत्म करें ना। 50% रिजर्वेशन जामिया मिल्ली में बदले उसका नाम। ये मिल्लत का कोई कंसेप्ट नहीं। मिल्लत इज contradiction of secularism. Millat is the domination of Taimur and Aurangzeb over India. पर तारिक फतेह, अगर इन लोगों की हिपोक्रेसी की कोई हद होती तो हमें ये शो लगातार नहीं करना पड़ता। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो लौट के आएंगे इसी चर्चा पर कि पहले मुस्लिमों को भड़काया और अब गरीबों को सुलगाया राहुल गांधी ने। एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आइए और तब तक देखिए अब तक की ताजा सुर्खियां। लग रही है पर बाल खोलना। वोटिंग करके हमें बताते कि उनकी राय क्या है और सवाल यही है कि नागरिकता पर देखिए क्या कर रही है कांग्रेस। झूठ फैलाए और जो दंगाई है उनको सच्चा बताए। प्रशांत पटेल भी मेरे साथ है, शिवम त्यागी भी मेरे साथ है, तारिक फतेह इन द स्टूडियो और इफ्रा जहां भी है मेरे साथ और बाकी के मेहमान भी जुड़े हैं। प्रशांत पटेल, कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता संदीप दीक्षित और अलका लांबा, दिल्ली के बड़े नेता, दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट हैं। 50% से ज्यादा पुलिस भ्रष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो है दरअसल आरएसएस में के लोग हैं। ये वही पुलिस है जो उनके तहत भी काम करते थे। हां, पर दंगाइयों के लिए जिनकी वीडियो इंडिया न्यूज पर हमने दिखाई कि किस तरीके से पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे दंगे करने के लिए, उनके लिए एक भी शब्द सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं कहते। ये वही सोनिया गांधी थी जब बाटला हाउस इनकाउंटर में हुआ था तो आतंकवादियों के लिए इन्होंने आंसू आए थे। और वही पुलिस जब कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम कर रही है, दंगाइयों पर काबू कर रही है, तो ये वोट बैंक के लिए उस पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं। पुलिस किसी सरकार की नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती, पुलिस देश की होती है और संविधान के तहत, कानून के तहत। सैयद अब्बास, सबसे पहले पुलिस पे हमला करने वाले आप, अलका लांबा, और सबसे पहले पीएफआई के 25 लोग अरेस्ट हुए हैं दंगा मचाने के लिए। उनके बचाव में सबसे पहले वेणुगोपाल जी उतर जाते हैं। अब इलियास शराफुद्दीन को तो दर्द होगा ही, पीएफआई का नाम लिया है, इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन का नाम लिया, तो इलियास शराफुद्दीन का बोलना लाजमी है। जो मासूमों को मार रहे हैं, घर में से निकले हुए हैं, गरीब को जैसे गोली मार दे रहे हैं, ये पुलिस गलत है जो दंगाइयों को नहीं मासूमों को मार रही है। दंगाइयों को कंट्रोल कीजिए, मासूमों को मत मारिए। मासूमों को मार के देश के गरीबों को मिट्टी में मिला दे रहे हैं। तारिक फतेह, वॉशिंगटन पोस्ट तक हमारी बेइज्जती पे लिख डाला है। तारिक योगी और मोदी को मिलिटेंट बोल के लिखा योगी को वॉशिंगटन पोस्ट। सबको तो मासूमों को मत मारिए, दंगाइयों को कंट्रोल करिए, वो दंगाई मत बन जाइए। एक सेकंड तारिक फतेह, जो मुझे समझ में आ रहा है, कुल मिला के निचोड़ यही है, भारत की सेकुलरिज्म की टेस्ट यही है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमानों को अगर हम जगह देते इस संशोधन बिल में तो हम सेकुलर है। तारिक फतेह, जो मुझे समझ में आ रहा है, कुल मिला के निचोड़ यही है, भारत की सेकुलरिज्म की टेस्ट यही है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमानों को अगर हम जगह देते इस संशोधन बिल में तो हम सेकुलर है, और यहां पे जो उत्पात मचा रहे लोग हैं पीएफआई के, अगर उन्हें नहीं पुलिस को दोष देते तो हम सेकुलर है, वरना हम कम्युनल है। क्या ऐसा है क्या? इंप्रेशन तो यही मिलता है हमें, जिस तरह की हरकत हो रही है। मैं तो बार बार देख रहा हूं कि सड़कें रोकी हुई हैं शहर में, और आप जो भी क्रिटिक है, यानी जो शख्स ये कह रहा है कि सीए की वजह से ये हो रहा है, आप उनसे बात करके देख लीजिए। दे हैव नॉट रेड द लॉ, दे डोंट नो द लॉ। उनको परवाह ही नहीं है कि उसमें कानून में क्या है। उनके सामने एक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गजवा हिंद का ट्रेलर चल रहा है कि ये इस तरह हम पीटेंगे, दबाएंगे और अपनी सॉवरेनिटी स्टैब्लिश करेंगे हिंदुस्तान पे। ये आज से नहीं, ये पिछले कोई 700-800 साल से चल रहा है गजवा हिंद, और ये हर इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान के ईमान में है कि गजवा हिंद होगा, हिंदुस्तान तबाह होगा, सारे हिंदुओं को मुसलमान करेंगे, सारे टेंपल तोड़े जाएंगे। ये मौलाना साहब खुद बता दीजिए कि इन्होंने कभी गजवा हिंद को कंडेम किया है, कभी इन्होंने कहा है कि गजवा हिंद इज एन आउटडेटेड डॉक्ट्रिन। देखिए, नहीं, इलियास को कंडेम करने दीजिए। तारिक फतेह का सीधा सवाल है, इलियास शराफुद्दीन किसी को फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करा सकते। अरे भाई, गजवा हिंद की बात करो। केशवानी के साथ क्या हुआ? नहीं, फेक स्टोरीज नागपुर यूनिवर्सिटी के बदलाव,
अरे भाई गजवा हिंद के बारे में बताइए ना। नागपुर यूनिवर्सिटी शोएब अख्तर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और नागपुर यूनिवर्सिटी के क्या? ब्राह्मणों के जुल्म से तंग आकर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म में चले अरे उन्होंने क्या काम जोगीनाथ मंडल क्यों भाग किया है? जोगीनाथ मंडल बांग्लादेश से क्यों भाग किया है? आपके अत्याचारों से प्रताड़ित होकर के भाग कर आए। कोई जबरदस्ती इस्लाम में नहीं ला सकता, जायज नहीं है। झूठे बातें नागपुर यूनिवर्सिटी से लाके बर्बाद मत करो देश को। रिया शराफुद्दीन जो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम थे 23%, अब 3% है, वो 20% का नागपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गए क्या? किस तरीके की बातें करते हो आप शिवम त्यागी? क्या ये इस्लामिक कट्टरपंथा को एक तरीके से बढ़ावा देने की बात नहीं हो रही यहाँ पे? बिल्कुल जस्टिफाई करता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फर्क देख लीजिए। इस देश में शाहरुख खान, सलमान खान और मेरे बराबर में बैठे हैं मिस्टर पूनावाला। हम लोग इनको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एलीट कहलाने वाले दानिश कनेरिया, आप महक का नाम ले रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के विधायक थे बलदेव सिंह, वो हिंदुस्तान में आ गए। आने के बाद वापस नहीं गए सिर्फ इसलिए ये कहते हुए कि वहां पर माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा बर्ताव आता है, बहुत बुरा बर्ताव होता है, इसलिए हम वहां नहीं रहना चाहते। एक दूसरा, इस देश के मुस्लिमों के साथ पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी परेशानी ये आ गई है कि हम लोगों के बीच में तारिक फतेह साहब आ गए हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि हम हमेशा से कहते थे कि वहां पर माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक हो रहा है, बुरा सलूक हो रहा है। तो यहां पर जो लोग थे ये कहीं ना कहीं कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है कि तारिक फतेह साहब उन्हीं के बीच के लोग हैं, इनके सामने आके वहां की सच्चाई अगर बयां करते हैं तो इन लोगों के पास गालियों के अलावा कुछ नहीं है। ये नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं और गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई ये वहीं से आए हैं, वहां के बारे में आपसे बेहतर जानते हैं। और अगर आपको पैरवी करनी ही है तो इस देश के मुसलमानों की और इस देश के लोगों की और हिंदुओं की करो ना। पाकिस्तान के मुस्लिमों से आपका क्या लेना देना है? बिल्कुल तारिक फतेह, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे एक नैरेटिव समझाइए। एक सेकंड। तारिक फतेह, सॉरी मैं इफ्रा आपके पास भी आ रहा हूं, पर इफ्रा और उनके जो समर्थक है उनका नैरेटिव सिर्फ इतना है। उसके बाद मेरा एक सवाल है तारिक ठीक है, ओके। अरे भाई सवाल कर सैयद अब्बास भाई रुक जाओ एक सेकेंड, कहीं नहीं जा रहा कोई। आपका सवाल रिजर्वेशन के तहत सुरक्षित है, मैं आपको दूंगा। ठीक है, ओके। तारिक फतेह, इफ्रा जहां और सैयद अब्बास का नैरेटिव ये है कि जो लोग दानिश कनेरिया को काफिर मानते हैं, जब तक उनके लिए जगह ना हो एक्ट में तब तक हम नहीं मानेंगे, तब तक आप कम्युनल हो। चाहे इनकी फेवरेट पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया हो, मनमोहन सिंह ने ऐसी बात नहीं की। ये तो मुसलमान तय करेंगे ना, ये तो मुसलमान तय करेंगे ना कि काफिर कौन है। या ये हर जुम्मे को जो कहते हैं या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब करे कौमुल काफरीन पे, तो ये मुसलमान डिटरमिन करता है काफिर कौन है। ये हिंदू हैं, ये पारसी हैं, ये जैन हैं, ये बुद्ध हैं, ये ज़ोरास्ट्रियन हैं, जो जिनको कौमुल काफरीन कहा जाता है। और ये जब तक आप जलेबियां बना बना के बेवकूफ बनाएंगे, आपके सामने सच नहीं आएगा। आप झूठ बोल बोल के पिछले 70 साल से इतना झूठ बोला कि आपने 8वीं सदी की हिस्ट्री इंडिया के हिस्ट्री बुक से निकाल दी कि मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र सिर्फ उर्दू में हो, पुरानी दिल्ली में बिके किताबें, और जो ना उर्दू पढ़े उसको पता ही नहीं राजा दाहिर कौन है। ये किसकी कंस्पिरेसी थी? अभी आपका भाषण हो गया तो सवाल सैयद अब्बास, आप तो पहले से मुझे एक सेकंड सैयद अब्बास, भाषण हो गया ना। अभी एक सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। सैयद अब्बास, पर पहले राहुल गांधी का सियासत की बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बोले ठीक है, बोलिए सैयद अब्बास, सवाल क्या है आपका? सवाल, मेरा सवाल यह है तारिक फतेह, मेरा सवाल छोटा सा सवाल है। आपका बीजेपी आरएसएस से इतना लेना देना क्या है? मेरा तो कम्युनिस्ट पार्टी समर्थक हो जाते हैं आप। मैं तो 20 लोगों की कम्युनिस्ट जान क्या ताल्लुक है? एंटी सीए प्रोटेस्ट है, उत्तर प्रदेश में 15 से 16 लोग मरे। क्या कान साफ करो भाई, में 2 से 3 लोगों भाई मैं उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। जवाब सुन लो, जवाब सुनोगे, प्रवक्ता है क्या? जवाब सुनोगे, दम है सुनने में भैया? देता है आपको? अरे भाई चुप कर जा भाई, कुछ समझ भी ले, कुछ समझ सके। अरे भाई चुप कर जा, कहते हैं आप खुद को? बताइए। अच्छा सैयद अब्बास, अब सुन लीजिए। सैयद अब्बास सुन लीजिए ना, जब आपने आरोप लगाया है अब सुन लीजिए। यही कैसे सकते हैं? हाँ तो चुप तो रहो, आरोप लगाया है, सुन लीजिए। मस्जिद नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे ये मिंबर नहीं है मस्जिद का कि खड़े बोले जा रहे हो तुम, चुप करो। आपने सवाल पूछा बीजेपी का, मैं तो बीजेपी को जैसे लोग हैं, बताइए, जो मुल्लाओं को देखिए ये असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं, असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं। वैसे तो ढिंडोरा पीटेंगे, हम सहिष्णु लोग हैं, पर आप तारिक फतेह पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना सैयद अब्बास। भैया
1968 में पहली दफा वो सब कुछ बात करेंगे, अरे भैया बता देंगे नहीं, वो वक्त खत्म नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि आपने आज तक आईना देखा ही नहीं है कि क्या आपके चेहरे पे किस कदर जवाब दीजिए। वो है हेटेड है हिंदू की। मत कीजिए। आप हिंदुओं में बैठ के हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, और दादा दाऊद जो है ना, आपका दादा हिंदू वहाँ बॉम्बे में बैठा हुआ, और छोटा शकील, और ये मोहब्बत करता हूँ। अरे भैया जाने दो, अरे छोड़ भैया, ये कैसी मोहब्बत है आपकी? ये मोहब्बत है, अरे जाने दे। समझ रहे हो? ये सारे पोल खुल गए तेरे, आदमी नहीं हूँ मैं, ये सारे पोल खुल गए, मेरे दिल में बहुत ये मोहब्बत जाने है। दो। आपको एक छोटी बात बताता, अरे ना बता छोटी हिंदू बात, बुरा है ना तूने मुसलमान सवाल बुरा है। पूछा है, जवाब जो नहीं करता देने बुरा जानता, है, वो इंसान ना तुझे बुरा है। प्रॉफिट का और पता है, ना आप कुरान का इंसान पता बुरा है, है। तारक फतेह। तुम मुल्ला के इस्लाम में फंसे हो, जो मैं अल्लाह के इस्लाम में हूँ। मुसलमान को तुम फ्रॉड पे फंसे हुए आपको हो, एक बात मैं बता सच्चाई दूं। में हूँ। गीता तुम्हारी पुराना जिंदगी मसला पता नहीं चल जानते। जाएगी। बेटे का नाम औरंगजेब रखो, नहीं पढ़ते, बेटे का नाम औरंगजेब रखो, जाइए तैमूर, पानी लीजिए और उसमें डूब के मर जाइए। मोहम्मद अली जिन्ना, शर्म कीजिए आप, जिन्ना की शर्म औलादें कीजिए। मर गई यहाँ छोड़ के। दोज़ख में जलोगे आपके जैसे लोग, जहन्नुम में पलोगे आप जैसे लोग। एक सेकंड, सैयद अब्बास, ये किस तरीके की भाषा है? उसको देखो कैसे हंस रहा है, करते हो, वो देखो कैसे हंस रहा है। इलियास शराफुद्दीन की शक्ल दिखाई है। अब मुझे ये नहीं पता कि अफगानिस्तान भैया इनका क्लोजअप गेम जरा मैं मुसलमान के साथ हिंदू की सभी जानते हैं कैसे किस तरह यहूदी के पिल्लों को देख के हंसी आती खुदा का है। खौफ कीजिए, जो भी कुरान हदीस के दुश्मन है उनको देख के हंसी आती है, जल्दी जहन्नुम में पढ़ाई नहीं तुमने, बाबा पढ़ाई नहीं तुमने, मदरसे में तुम्हें, मदरसे में मौलवी कुछ और करते हैं, कुरान नहीं पढ़ाते, तो सबको पता क्या होता है आपके साथ, सबको पता आपके साथ क्या होता है। तारिक फतेह साहब, ये इफ्राजा देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों के नैरेटिव का क्या असर पड़ रहा है पता है आपको? इमरान खान जो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, शोएब अख्तर ने उसको बेनकाब किया है, उनको हम बैकफुट पे डालने के बदले कि आप किस तरीके से माइनॉरिटीज को ट्रीट कर रहे हैं, तारिक फतेह बैठे हैं यहाँ पे बताने के लिए। आज इमरान खान हमें लेक्चर दे रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है सीएए और एनपीआर और एनआरसी में। तारिक फतेह साहब, क्या ये पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली नहीं बन रहे? और मैं आपको एक बात बता दूं सैयद अब्बास, जिनको आप बीजेपी आरएसएस का कह रहे हैं ना, अगर कोई देश की बात करता है तो आपको बीजेपी आरएसएस का लगता है, ये आपकी नजरिए का खोट है। आप भी देश की बात कीजिए, कोई आपको बीजेपी आरएसएस नहीं कहेगा। चलिए तारिक फतेह साहब, फिर इफरा काउंटर। मुसलमान नहीं, देखें पहले सबसे पहली बात यह है कि ये मेरे सियासत पे इन्होंने सवाल किया। मैं पाकिस्तान में 2 दफा एज मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी जेल गुजार सकता हूं 1 साल। मुझे पट्टी मत पढ़ाइए, आई एम अ मार्क्सिस्ट, और मैंने डिक्लेयर किया हुआ कि मैं क्या हूं। मुझे अगर यहां वोट देना हुआ तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मैं नजरियाती लेफ्ट विंगर हूं जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम करता है, जिन्होंने मजदूरों के साथ जेल गया हूं। मैं डांगे और नमूदी पद के साथ का हूं। मैं आपके बिग बिंदी वाले कम्युनिस्टों के साथ नहीं हूं जो आयतुल्लाह खुमैनी के पुजारी हैं, जो बैठे जिहादियों के, जिनका नाम पड़ गया शरिया बॉल्शविक्स। जो अमेरिका का दुश्मन है कम्युनिस्ट उसके पीछे लग जाता है। बुरके पहन के अब तो सैयद अमीर हैदर जैदी और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो को चाहिए बुरके पहने, ताकि कि हमसे ज्यादा एंटी इंपीरियलिस्ट कोई नहीं है। खुदा के वास्ते 2-4 किताबें पढ़ लिया करो और उर्दू छोड़ो, इंग्लिश में आओ, वो सीधे हाथ से लिखी जाती हैं। आप पे जिन्होंने हुक्मरानी की उनकी जबान में पढ़ते हैं, देवनागरी में आप क्यों नहीं पढ़ते? मोहम्मद बिन कासिम कौन है? इफ्रा, यही कम्युनिस्ट लोग कल तक कह रहे थे, रोहित मैं आ रहा हूं आपके पास, यही कम्युनिस्ट लोग कल तक कह रहे थे अपने सीपीआईएम के कम्युनिके में कि भाई बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को ये दीजिए, पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को ये दीजिए। उनका मतलब था दानिश कनेरिया जैसे लोग, महक केसवानी जैसे लोग, वो करे तो चमत्कार, और आज बीजेपी की सरकार करे, मोदी सरकार करे तो गुनहगार। भूलने दे दीजिए आप, ठीक है। मैं आपका सवाल सुन लिया। देखिए, पहली बात की गई जिंजियांग मुस्लिम्स की। हम बिल्कुल मानते हैं उनके साथ कितना बुरा, मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगी। हम बिल्कुल मान रहे हैं जिंजियांग मुस्लिम्स के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। उन बहुत सारे डिबेट्स अगर आप मेरे देखेंगे ना, चाइना की एम्बेसी के बाहर क्यों नहीं है? मैंने चाइना की एम्बेसी के बाहर क्यों नहीं? एक बार भी नहीं टोका मिस्टर फतेह। बताएं एक बार भी क्या सीएए में जिंजियांग मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए था? दूसरी बात, पाकिस्तान में हर कोई जो है वो दानिश कनेरिया जैसे लोगों को तंग कर रहा है। पाकिस्तान में सलमान तसीर भी एक थे, पाकिस्तान में एक जुनैद हाफिज भी थे।
क्या CAA लॉ उन जैसे लोगों को प्रोटेक्ट कुल मिलाकर आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमान इस देश में चाहिए। प्रॉमिस नहीं किया था इस देश के राष्ट्रपिता ने, इस देश के राष्ट्रपिता ने क्यों नहीं किया था? वहां के माइनॉरिटीज से। जुनैद हाफिज भी तो माइनॉरिटी है, की बात कर रही है, आतिफ मियां भी उनके तो लिए माइनॉरिटी है। जो 51 मुल्क है उनमें से कोई एक भी आवाज नहीं उठा रहा। कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ है, सबको पता है। प्री मेडिटेटेड करके करेंगे उससे पहले क्या और कमाल की बात है, हिंदुस्तान के ही मुसलमान जो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं, आपने कभी जाकर चाइनीज एम्बेसी के सामने झूठ चाइना गलत कर रहा है, नहीं बोलते आपने कभी पाकिस्तान सीखना नहीं है, सीखना नहीं है। पाकिस्तान में अहमदिया के साथ क्या हो रहा है उस पर भी कभी नहीं बोले। पाकिस्तान में रोहित है, रोहित शहर के पास में नहीं जाता। शिवा में प्लीज, मैं भी अपनी आवाज बढ़ा सकता हूँ। शिवा में, अरे यार आप लोग भारतीय मुसलमानों की बात करते हैं, मेरी बात तो सुन नहीं रहे आप लोग। मैं भी भारतीय मुसलमान हूं, मेरी भी सुन लो, ठीक है। रोहित चहल, वैसे तो मुझे रोज यहाँ पे 4 बजे बताया जाता है कि भारत में मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। अब इफ्रा जहां कह रही है जब तक कि चाइना के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के मुसलमानों को नहीं बुलाएंगे तब तक आप कम्युनल है। मतलब ये मान रही है कि मोदी सरकार मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रही है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए एक ही तरीका है इफ्रा इसका। अगर आप चाइनीज एम्बेसी के सामने नहीं खड़ी हुई और ये 50,000 जो रोज निकलते हैं ये नहीं गए, अगर कोई जामिया का लड़का वहां नहीं खड़ा हुआ, देन इट्स अ लाई। सामने भी नहीं खड़ी हुई हूँ, ये झूठ खत्म करो। ये I have not been in Sri Lankan embassy. Even then, why? ये घर में बैठ के सारा सोशलिज्म, ये सोशलिज्म देखिए, Sri Lankan Hindus should be allowed है 5 लाख किसी को डिस्क्रिमिनेशन। तमिल्स यहाँ पर इस देश में 2008 में जब वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी, 1 करोड़ लोग आए थे, उसमें से एक मात्र 15,000 लोग इस देश में रह गए। एक सेकंड फॉलो करके ले सकते हैं। एक सेकंड मैं जनता क्या सोच रही है, जनता क्या सोच रही है, एक सेकंड जनता क्या सोच रही है, एक सेकंड इफ्रा। देखिए अब देखना बंद करो, मुझे जनता क्या कह रही है। तारिक साहब, इंडिया की जनता, और इसलिए जनता उनसे कितनी दूर है ये मैं बताना चाहता हूं। 83% लोग, तारिक फतेह साहब, 83% लोग कह रहे हैं कि नागरिकता पर कांग्रेस और विपक्षी दल झूठ फैलाए और दंगाइयों को सच्चा बताए। तारिक साहब, मुझे आखिरी में एक बात बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी अब उससे नोटबंदी के साथ नागरिकता के पूरे इशू को घोलमेल कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि कांग्रेस हैज बीन साइडलाइंड इन दिस डिबेट। ये पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स वाली बात हो गई है कि ये जो लड़के निकले हैं, सीमी के, PIF के, ये तमाम जो ISI के, जो उनका क्लेम है कि हम हिंदुस्तान की 50 शहरों को जब चाहें खड़ा कर सकते हैं, ये तमाम इंटरवेंशन ISI प्रोवोक्ड है और रेडिकल जिहादी टेररिस्ट जो है उनके हाथ लग गई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPM स्पीक और तमाम लोग जिनका काम सिर्फ है ड्राइंग रूम में बैठ के भाषण देना। कोई गरीब आदमी आजकल लेफ्ट में नहीं जाता, सिर्फ पैसे वाले अपर मिडिल क्लास जाती है। गरीब आदमी जैसे बात आती है वो कहते हैं ये तो संघी है। एवरी पुअर मैन इन दिस कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ संघी एक्सेप्ट भाषण देना। कोई गरीब आदमी आजकल लेफ्ट में नहीं जाता, सिर्फ पैसे वाले अपर मिडिल क्लास जाती है। गरीब आदमी जैसे बात आती है वो कहते हैं ये तो संघी है। एवरी पुअर मैन इन दिस कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ संघी एक्सेप्ट द अपर मिडिल क्लास। और शायद इसीलिए अभी कांग्रेस ने, पहले विपक्ष ने मुस्लिमों को भड़काया और अब नोटबंदी से जोड़कर गरीबों को सुलझाया, ये कोशिश कर रहे हैं। पर तमाम मेहमानों का और खासकर तारिक फतेह साहब का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े। हम कल फिर मिलेंगे एक और सुलगते हुए बहस के साथ 3:55 पर राइट या रॉन्ग पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अफवाहों से बचे। तैयारी है